नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं जयपुर गुलाबी टाइम्स। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि कृषि एक घाटे का सौदा है और किसान सिर्फ खेती करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि गांधी ने खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग और हथकरघा उद्योग की शुरुआत की। दिखाते हैं पूरी खबर। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 70 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर 4000 रुपये की नियमित मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कला एवं सांस्कृतिक विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार को अपना आवेदन भेज सकते हैं। कला एवं सांस्कृतिक मंत्री नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर हैंडलूम क्राफ्ट एवं आर्ट विषय पर आयोजित लाइव टॉक में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे हैं। इस लाइव टॉक के लेखक और टेक्सटाइल स्कॉलर रीटा कपूर चिश्ती भी शामिल हुई हैं, जिन्होंने कला एवं सांस्कृतिक विभाग, राजस्थान सरकार और साहित्य सचिव IEAS एसोसिएशन राजस्थान मुग्धा सिन्हा के साथ चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह का हैंडवर्क टॉप श्रेणी का होता है, इसका भी बेंचमार्क होना चाहिए ताकि कारीगरों को उस क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित और सहयोग दिया जा सके। हथकला देश की एक महान परंपरा है जिसमें गिरावट देखी जा रही है क्योंकि इसके कारीगर को पर्याप्त सम्मान और पहचान नहीं दी जा रही। इस उद्योग में कमाई भी बहुत कम है। यह कारण भी इस पीढ़ीगत शिल्प समाप्त हो रहा है। यदि कारीगरों की अच्छी कमाई होती तो उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और इस कला को जीवित रखेंगे। बात करते हैं जयपुर की, जहां अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि SPCL राजस्थान रिफाइनरी HRRL की सभी इकाइयों के प्रोसेस लाइसेंसर का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं रिफाइनरी में आधारभूत संरचना के अधिकांश कार्य प्रगति पर हैं। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। उन्होंने रिफाइनरी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के कारण प्रभावित कार्य को तय समय सीमा से पूरा किया जाए। ACS माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाड़मेर रिफाइनरी की कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि HPCL और राजस्थान सरकार के इस संयुक्त उद्यम की खास बात यह है कि यहाँ रिफाइनरी और पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स दोनों एकीकृत रूप से बनाए जा रहे हैं। रिफाइनरी में BS अपमानक के उत्पादन होगा। डॉक्टर अग्रवाल ने SPCL RR के परियोजना अधिकारियों से कहा कि तय सीमा से रिफाइनरी का काम पूरा कर उत्पादन शुरू करने के काम को चुनौती के रूप में लेते हुए आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि रिफाइनरी में 9 रिफाइनरी व 4 पेट्रोकेमिकल सहित 13 प्रोसेस इकाइयां स्थापित होंगी, जिसकी बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। HRRL के CMD MK सुराना ने परियोजना को महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि वर्तमान में देश की बड़ी परियोजनाओं में यह एक परियोजना एक है। उन्होंने बताया कि 4,03,129 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही रिफाइनरी के लिए जुलाई माह के अंत तक विभिन्न निर्माण व अन्य कार्यों के 20,500 करोड़ रुपए के 155 कार्यादेश दिए जा चुके हैं। बैठक में HRRL के निदेशक रिफाइनरी विनोद शनाय ने परियोजना प्रगति के विस्तार से जानकारी दी। बैठक में HRRL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी SP गायकवाड़, JOS माइंस ओम कसेरा, अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम डॉक्टर BS राठौड़, HRRL के सुनील अटोलिया सहित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केरल से बड़ी खबर। दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान कोझिकोड हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान रनवे से फिसलने के बाद 35 फुट गहरी घाटी में जा गिरा और 2 टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे में पायलट DV साठे सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। विमान दुर्घटना शुक्रवार शाम 7:41 पर हुई। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस AAB 1344 एक B 737 विमान था, जिससे क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। यह विमान भारी बारिश में 2000 मीटर दृश्यता के बीच रनवे 10 पर उतरा, लेकिन फिसलकर घाटी में जा गिरा और 2 हिस्सों में टूट गया। दुर्घटना स्थल पर लगभग 40 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं और यात्रियों को कोझिकोड और मलप्पुरम के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। हालांकि केरल प्रशासन ने कहा कि विमान में 184 लोग सवार थे, जिसमें से 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय निवासी ने कहा, मैं हवाई अड्डे की 4 दीवारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहता हूं और दुर्घटना की तेज आवाज सुनने के बाद हम कुछ लोग वहां पहुंचे। हमने विमान के कॉकपिट को 4 दीवारी से बाहर निकाला हुआ देखा। उसने कहा, हम कुछ लोग थे और हमने हवाई अड्डे के गेट को खटखटाना शुरू किया, लेकिन CISF कर्मियों ने गेट नहीं खोला। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि मां और बच्चे की हालत गंभीर बताई गई है। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने कहा कि कारीपुर हवाई अड्डे एक टेबल टॉप हवाई अड्डे के रूप में जाना
जाना जाता है। स्थानीय विधायक टीवी इब्राहिम हवाई अड्डे के पास एक स्थानीय अस्पताल में थे और अपनी बाह में एक बच्चे को लिए हुए थे जिसके माता पिता लापता थे। उन्होंने टीवी चैनल से कहा कि वे इस बच्चे के चित्र प्रसारित करें ताकि बच्चे के रिश्तेदारों को पता चल सके। यहाँ प्राप्त जानकारी के अनुसार आगे की पंक्ति में बैठक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बात करते हैं जयपुर की, जहां राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान पुलिस की किसी भी यूनिट द्वारा किसी भी विधायक या सांसद की टेपिंग न तो पूर्व में की गई न ही वर्तमान में की जा रही है। इंटरकॉम से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने का आरोप भी मिथ्या व काल्पनिक है। राजस्थान पुलिस हमेशा आपराधिक कृत्य को रोकने के लिए कार्य करती है और अवैधानिक टेपिंग एक आपराधिक कृत्य है। देखिए पूरी खबर। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर सर्वथा आधारनी मिथ्या व भ्रम फैलाने की दृष्टि से तथाकथित सूचना प्रसारित की जा रही है। जैसे जैसलमेर में सूर्यगढ़ पैलेस में ठहरे आधा दर्जन विधायकों के फोन अवैधानिक तरीके से टेप किए जा रहे हैं। इस मिथ्या सूचना को बल देने एवं भ्रम फैलाने के लिए एक टाइपशुदा सूची भी संलग्न कर प्रसारित की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने आमजन से कतिपय शरारती तत्वों द्वारा दुर्भावनावश एवं निहित स्वार्थवश सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मिथ्या सूचनाओं का प्रसारण अवैधानिक है, अतः आमजन को मिथ्या सूचनाओं के प्रसारण से बचने की सलाह दी गई। नई दिल्ली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना की वजह से वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ साथ भूख और अल्प पोषण की समस्या गहरा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने भूख, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और देश में स्वास्थ्य व पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उन्होंने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने के प्रावधान पर खुशी जाहिर की है। उपराष्ट्रपति ने यहां MS स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा विविध भोजन, पोषण एवं आजीविका के विज्ञान पर आयोजित वर्चुअल परामर्श का उद्घाटन किया। भोजन, कृषि और व्यापार नीतियों की समय समय पर लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर डाला। उन्होंने अधिक पोषण युक्त भोजन के लिए कृषि से जुड़ी प्राथमिकताओं में सुधार की अपील की। प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की मदद करने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन के सुझावों का बारीकी से पालन करते हैं और सांसद सहित जीवन के हर क्षेत्र में उनका पालन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि अधिकार, पट्टा और अन्य सभी संपत्ति संयुक्त रूप से पुरुष और महिला के नाम पर होनी चाहिए। तो अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।